हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मल्हार करेंगे। और न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मल्हार में हम आज चैप्टर 8 करेंगे, सत्रिया और बिहू नृत्य। सत्रिया और बिहू नृत्य ये आपके चैप्टर का नाम है और जया मेहता द्वारा ये लिखा गया है। सत्रिया और बहु नृत्य, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत एक विशाल देश है। आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। रंग बिरंगी, कलरफुल, सुंदर, आकर्षक, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, प्राचीन, एंशियंट, जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है, यानी शानदार है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य का मतलब होता है हर स्थान पर जो भारत का जो नृत्य है, संगीत है, कला है, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है, आकर्षक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इन चीज़ों की वजह से बहुत से जो फॉरेनर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भारत में आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार जो है दूसरे देश से भारत में आया है। तो आइए पढ़ते हैं कि वो कौन सा परिवार है और भारत में किस जगह पर आए हैं और क्यों आए हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केजिंगटन में रहती थी। एंजेला जो है लंदन के मशहूर इलाके केजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, यानी उसका स्कूल जो था घर के पास ही था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसके कोई मतलब जो है एंजेला के कोई भी सगा भाई बहन नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। एंजेला के जो मित्र थे वो जेम्स और कीरा थे और उनके साथ उसको समय बिताना अच्छा लगता था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। यानी एंजेला, जेम्स और कीरा जो है आपस में मिलकर जो है काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था, ऐसी कहानियों का पात्र बनने में अच्छा लगता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। तो जो कहानियाँ जिसमें दूर दराज यानी दूर देशों के बारे में जिक्र हो, तो वो कहानियाँ को पात्र बनने में उनको अच्छा लगता था। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था, यानी हर वो कहानी अच्छी लगती थी जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। मतलब उसको बिल्कुल भी ये अनुमान नहीं था, ये अपेक्षा नहीं थी कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं, यानी वो हकीकत में बदलने वाली हैं। एंजेला की माँ एलेजेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। एंजेला की माँ का नाम था एलेजेंड्रा और वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की वो निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। तो उनको जो है लंदन की एक ब्रिटिश अकेडमी है से उनको क्या करना था, असम की नृत्य परंपरा, यानी असम जो भारत में है आपको पता ही है, तो उसकी जो नृत्य परंपरा है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी और उसके लिए उसको मदद दी गई थी।
पेचीदा बात ये थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ी पेचीदगी थी वो ये थी कि उनको पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था, यानी 1 महीने में ही वो डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली। अब क्या हुआ, जो ये उनके जो माताजी हैं उन्होंने क्या किया कि वे एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, परमिशन ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सकें। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है एलेजेंड्रा को, तो साथ में एंजेला भी जाएगी, उनकी जो है बेटी, और उसके पिता जो हैं ब्रायन भी साथ जाएंगे असम में। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। एंजेला को इस बात से हैरानी थी कि ये यात्रा इतनी जल्दी कैसे बन गई, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। लेकिन उसको ये था कि किसी तरह से एंजेला जो उसकी माँ है वो ये काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए जाने के लिए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती, ये आप जो हैं मैप देख रहे हैं, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती यानी एंजेला को कुछ समझ में आता, तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यानी अब वो लंदन से हवाई जहाज़ से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। जब वो हवाई जहाज़ में थे तो माँ ने जो है एंजेला को असम की जो खूबसूरती है उसके बारे में बताया। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्ट में है। असम भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, आप समझते होंगे वन्य जीवन जो होता है, जो वन्य होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट लाइफ, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। असम में चाय के बागान हैं। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। असम में आप नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा पाएंगे। एलेजेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। एलेजेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। जो एलेजेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री जो बनेगी उसके केंद्र में क्या बात थी, असम के जनजीवन में नृत्य का महत्व, कि असम की जो लाइफ है उसमें डांस का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था, यानी वो जब यहाँ आ रहे थे तो उस समय कौन सा मंथ चल रहा था, अप्रैल का। असम में यह नए साल का वक्त होता है, नया साल होता है उस समय असम में। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं। असम में लोग उस समय बसंत के आने की खुशी में एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। उस त्यौहार का नाम है बिहू। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। एंजेला का मन था कि उसी रात वो उसे देखे। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के गांव मलंग में गए। गुवाहाटी के होटल में सामान्य होने के बाद मीन्स वो थोड़ा सा आराम करने के बाद वे उसी शाम, उसी दिन जब वो आए थे, उसी शाम को वो पास के गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। जब वो गांव मलंग में पहुंचे तो जो माँ है उसने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। बिहू जो है एक कृषि आधारित त्यौहार है, यानी कृषि पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है, यानी भारत की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा किसानों का है, फार्मर्स का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, 3 बार मनाते हैं असम में बिहू को। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। 3 बार कब कब मनाया जाता है? सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, सेकंड टाइम फिर जब वे धान रोपते हैं, और थर्ड टाइम फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। तो
असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, जब किसान बीज बोते हैं, जब वे धान रोपते हैं और जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहाँ आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, हैरान थी, आश्चर्यचकित थी। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, बैनियन ट्री था, और उसके नीचे एक मंच स्टेज बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी, यानी बहुत भीड़ भाड़ थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। एंजेला को ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला था कि एक पेड़ के नीचे इतने सारे आदमी हों। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था, वहाँ खुले आसमान में वह लोगों के बीच बैठी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। जैसे मान लो वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। उसे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे मान लो वो सपनों की दुनिया में हो। वह मंत्रमुग्ध हो गई और मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। यानी वो मंत्रमुग्ध थी और वहाँ जो लड़के लड़कियाँ थी उनको बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते हुए देख रही थी, डांस करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं। लड़कों ने तो वाद्य यंत्र ले रखे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। तो उस समय लड़कों के पास तो वाद्य यंत्र थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत ड्रेस पहन रखी है। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। जो भी ये लड़के लड़कियां थी, ये काफ़ी रंगीन और मस्त लग रही थी। उनका हिलता डुलता शरीर जो है उनका हिलता डुलता था। हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उनके हाथ पैर की जो हलचल थी उससे ये समझ में आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। उसके मन में ये इच्छा हुई कि वह भी जब लंदन वापस जाएगी एंजेला, तो अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। तो ये आप देख रहे हैं, लड़कों के हाथ में वाद्य यंत्र हैं और लड़कियों ने जो है लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहनी हुई है। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। बिहू नृत्य और इसके उत्सव त्यौहार से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने उसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। इन्हें अच्छी डिशेस खाई, अच्छा खाना खाया, अच्छे पकवान खाए। जब वो वापस आए तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा, यानी बिहू का जो फेस्टिवल कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, काफ़ी बातें वो सोच रही थी। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसे ये बात बढ़िया लगी कि इस उत्सव को भी और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। उसने माँ से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या संगीत और नृत्य हैं, क्या सिर्फ फेस्टिवल्स पर ही होते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। माँ ने उसको बताया कि पूरे वर्ल्ड में जो है जो संस्कृतियाँ हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें जो लोग हैं वो नृत्य और संगीत, डांस और म्यूजिक से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ख़ास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है, विशेष रूप से भारत में ज़्यादा ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। असम का जो बिहू नृत्य है वो ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ, ग्रामीण जो जनजीवन है उसके साथ साथ फसल लगाने से लेकर, जो फसल लगाते हैं, बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एंजेला की माँ यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी
तो वो उसके तथ्य जुटाने में जुट गई और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही, यानी उसको टाइम नहीं लगा एंजेला से ज़्यादा बात करने का। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया, मतलब अपने आप ही उसने गौर किया दूर से। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसको ये एहसास हुआ या महसूस हुआ कि जो लंदन की जो लाइफ है उससे यहाँ काफ़ी कुछ अलग है। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ, उससे अपनी माँ जो है उस पर गर्व हुआ, प्राइड महसूस किया। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फ़िल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। यानी वो अपनी माँ के बारे में सोचती है कि वो एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फ़िल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। नेक्स्ट डे वे नॉर्थ आसाम की तरफ चल पड़े, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। नॉर्थ असम में सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे। वे सारे के सारे जो हैं एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। वहाँ उनको जो है सत्रिया डांस का फिल्मांकन करना था। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुँचे, ये आप देख रहे हैं दक्षिणापथ सत्र का सेंक्टोरियम माजुली में, तब वहाँ उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो एक असम की जानी मानी लेखिका है। तो ये जब दक्षिणापथ सत्र पहुँचे तो वहाँ इनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है, राइटर है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। उस वीक जो है उनको क्या करना था, रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बेटी थी और उसका नाम था अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। ये आप सारा देख रहे हैं जो नृत्य हैं वहाँ के। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। एंजेला और अनु ने इंग्लिश में टॉकिंग शुरू कर दी। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। अब ये एंजेला लंदन से थी, अनु जो है असम से थी, तो अनु ने एंजेला को कुछ जो असमीज वर्ड हैं वो सिखाए, असम के शब्द। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे। एंजेला ने देखा कि अनु के पास जो खिलौने हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो थोड़े अलग तरह के थे, डिफरेंट टाइप के थे। गुड़िया, डॉल, लकड़ी के खिलौने, वुडन टॉयज और नारियल की जटा से बने घर, ये बहुत अच्छे लगे उसको। कितने अनोखे खिलौने, कितने प्यारे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी भी नहीं देखे थे। एंजेला ने लंदन में जो है ऐसे टॉयज़ कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। जो फेवरेट जो टॉय था ना अनु का, वो था लकड़ी का बना तीर कमान, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी। कौन? शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। एंजेला और अन्नू एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद कर रहे थे और लड़ाई का कोई अंत नहीं था, यानी लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं लग रही थी। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेजेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला और अनु दोनों ने देखा कि भाई जो एलेजेंड्रा है, जो एंजेला की माँ है, ने वैष्णव मठ जो है के सभागार में नृत्य कर रहे वैष्णव मठ के सभागार में जो नृत्य कर रहे थे युवा साधु, उनका फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी, हैरान होकर सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है, कि जो क्षत्रिय डांस है वो केवल लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अन्नू सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते। एंजेला और अन्नू दोनों के मन में ये विचार था कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकती, नृत्य कर सकती और छद्म युद्ध लड़ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने सब कुछ देखा तो एंजेला और अन्नू के मन में भी विचार आया कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, सिंगिंग कर सकते, डांस कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर
पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। माँ ने एंजेला को बताया कि जब 20th सेंचुरी के मिड में कुछ जो साधु जो हैं मठों से बाहर आकर उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाया। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया जिन्होंने पुरुष और महिलाओं को जो है मठों से बाहर आकर क्षत्रिय नृत्य सिखाया। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में लेकिन जो आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। आज का जो आधुनिक दौर है उसमें महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए स्टेज पर डांस करना सामान्य बात हो गई है। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। उस रात क्या करना था, एलेजेंड्रा को जो महिला क्षत्रिय नृत्यांगना हैं उनका फिल्मांकन करना था। एंजेला बहुत उत्साहित थी। एंजेला में काफ़ी जोश था। उसने रीना आंटी से आग्रह किया, ये रिक्वेस्ट करी कि वे अन्नू को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। रीना आंटी से एंजेला ने आग्रह किया कि वे अन्नू को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी, मीन्स उसको इजाज़त दे दी। उस रात अन्नू और एंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए। दोनों साथ देखने गए क्षत्रिय डांस को, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। क्षत्रिय डांस में भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय विजय उनकी कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। पर्दा उठा, एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं हैं जो नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी तो दोनों ने, अन्नू ने और एंजेला ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे, गहरी नींद में थे। और वे ऋषि नाराज़ हो गए क्योंकि जय और विजय ने उनको भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया था। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। ऋषियों ने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, यानी भगवान विष्णु नींद से जागे, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा जय और विजय को। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे, जो असुर बनने का श्राप था। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। नाटकीय मीन्स ड्रामेटिक और दिलचस्प मीन मनोरंजक, इंटरेस्टिंग। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति और बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस तरह से शक्ति यानी ताकत, बल, फोर्स और आकर्षण, अट्रैक्शन प्रदर्शित किया वह अद्भुत था, शानदार था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। एंजेला को ऐसा लगा कि ये जो महिला कलाकारों की जो प्रस्तुति थी, क्षत्रिय नृत्य जो पुरुष करते हैं उन कलाकारों से भी अच्छी थी। इन्हें अच्छा किया था महिलाओं ने। इसके बाद के दिनों में अन्नू और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। इसके बाद का जो दिन थे उसमें अन्नू और एंजेला के ख्याल में सिर्फ बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था और कुछ नहीं। उन दोनों ने क्या किया, जो स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एंजेला और अन्नू ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेजेंड्रा बच्चों की उत्सुकता को समझ गई। जो माँ थी एंजेला की, वो बच्चों की उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। जो इंटरव्यू होना था क्षत्रिय आर्टिस्ट का, कलाकारों का, उसमें वह
उन दोनों को साथ में लेकर गई। एंजेला और अन्नू बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वो जो नृत्यांगनाएं थीं, क्षत्रिय जो नृत्यांगनाएं थी, उनके नाम क्या थे? प्रिया और रीता। वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। ये जो दो लड़कियां थी, प्रिया और रीता, ये क्या कर रही थी? वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी सत्रिया नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद जब वो लंदन वापस चली गई तो उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही, जो रिकॉर्डिंग करके लेके गई थी वो, जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी, उसको देखती रही एंजेला। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू, रंग बिरंगा कलरफुल सत्रिया जो नृत्य है और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी सोच को समझ गई। माँ ने उसकी गहरी सोच को समझा और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की कि वो जो है एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना रखेंगे, वो तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। तो जो स्वयं किया, जो उसने नृत्य किया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसने की थी और उसका प्रदर्शन वहाँ पर किया कक्षा में। उसके सहपाठियों, जो क्लासमेट्स थे और शिक्षक टीचर थे, उनको यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। एंजेला को अच्छा लग रहा था कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। उस एंजेला ने सोचा अपनी माँ के बारे में कि जिस प्रकार उसे अच्छा लग रहा है कि नृत्यों की झलक सभी को उसने दिखाई है, और वो सोचती कि माँ को भी हर बार ऐसा ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला जो है उसके पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ, जो दो नृत्य बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। तो अब ये जो है एंजेला जो है असम के दो नृत्य हैं, बिहू और सत्रिया, जो देखती ही थी और उसके साथ अपना खुद का भी मनोरंजन था। तो ये लेखिका हैं जया मेहता और अनुवादक हैं शिवेंद्र कुमार सिंह। अब लेखक से परिचय देख लेते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है, नृत्यांगना भी है, लेखिका भी है, शिक्षिका भी है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी है, फ्रेंड भी है। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। यह पाठ जो हमने पढ़ा है, ये जो है उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक है नृत्य कथा, उससे लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है, निपुण हैं, दक्ष हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। काफ़ी सालों से वो देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। पार्ट से के जो ये प्रश्न हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।